हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज इस हमारे सेकंड डे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर जो सीएसआर नेट एग्जाम में 100% क्वेश्चन होता है रियल एनालिसिस के सेक्शन में, चाहे वो पार्ट बी में हो या फिर पार्ट सी में हो। और लास्ट की जो हमारी एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सीएसआर नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इस टॉपिक की अगर हम बात कर ले तो इस टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें से 90% क्वेश्चन हमारे उसी रिजल्ट से आते हैं। तो वो जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन कोई भी एक बाउंडेड अबाउ सीक्वेंस हो एंड उस सीक्वेंस का कैपिटल एल एक सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो। मतलब अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के सभी लिमिट पॉइंट्स का मैं कलेक्शन लेता हूं, तो वो जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है उसका जो सुप्रीमम होगा वो आपके सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर होता है। और अगर कोई बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, कैपिटल एम सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है, तो कैपिटल एम का इन्फिमम जो होता है वो आपके सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर होता है। तो ये जो रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे कि मेरे पास कोई भी इन जनरल एक एन सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड हो, एन सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो, ठीक है, एंड कैपिटल एल इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कैपिटल एल इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर ऑफ एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ यल एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एल। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज के इस सेशन का, इन्फिमम ऑफ यल। और इस रिजल्ट से अगर क्वेश्चंस को देखने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर एन होल टू द पावर 1 बाय एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिट सुपीरियर ऑफ एन एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ एन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट के 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एन को अगर आप लिखने जाएंगे तो एन बिकम्स, इफ एन इज इवन देन इट विल बी माइनस 1 टू द पावर एन बिकम्स 1, सो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर एन whole to the power 1 by n if n is even। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर n ऑड होता है तो -1, सो 1 माइनस 1 बिकम 0, सो 1 अपॉन 2 टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n। ओके, इफ n इज ऑड। और इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करेंगे, आपकी सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से बनेगी 2 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n होल टू द पावर n 1 by n, n इज इवन। और डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 अपॉन 2 टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n, सो इट सिंपली 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। ओके, और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट सीक्वेंस अगर आप देखने जाएंगे तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी डिग्री गोज टू 0 एंड द टर्म 2 प्लस 1 हाफ 1 बाय 2 टू द पावर n गोज टू 2, सो 2 टू द पावर 0 दैट विल बिकम्स 1। और ये जो सेकंड सीक्वेंस है तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर मैं लेने की कोशिश कर लूं तो वो क्या आ जाता है, एल इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट दैट इज 1 कॉमा 1 हाफ एंड देयरफॉर लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू 1 हाफ। तो आपका जो आंसर होगा लिमिट इंफीरियर ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 हाफ एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू 1। इसी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे रिजल्ट जो है, जैसे कि सीक्वेंस an इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ an एंड एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, और दोनों इक्वल जो होंगे, जो भी वो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपके सीक्वेंस का लिमिट होती है। सीक्वेंस an डाइवर्जेस टू इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ an is equals to infinity। Sequence an tends to minus infinity if and only if limit inferior of an is equals to limit superior of an is equals to minus infinity। Sequence of an is finitely oscillate, finitely oscillate। ये कब होता है, जब limit inferior of an is not equals to limit superior of an but exist finitely, but exist finitely। and the last one infinitely oscillate। ठीक है,
इफ एंड ओनली हम क्या बोलेंगे, या तो लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर यल, या फिर लिमिट इन्फीरियर यल लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इन तीनों में से कोई भी एक केस बनते हैं लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर की, तो ये जो सीक्वेंस होती है वो होती है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये क्लासिफिकेशन है आपके सीक्वेंस का विद द हेल्प ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। तो क्वेश्चन या तो वहां से आएगा या फिर यहां से आएगा। और एक सिंपल सी इनइक्वालिटी ऐसी भी है दैट लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज ऑलवेज लेस इक्वल लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन। ठीक है, तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसको आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक एक्सटेंस सीक्वेंस है -1^n/2 into n divided by n+1 if n is even and n² -1 upon twice n² +1 if n is odd. Then which of the following is true? Limit inferior and limit superior both are 1. Limit inferior -1, limit superior is 1. Limit inferior is 0, limit superior is 1. Limit inferior and limit superior both are -1. ठीक है, सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं लिख के दे सकता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को गारंटेड कि जो मैंने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड आज जो हमने पढ़ा है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन दोनों में से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करवा लीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब बहुत सारे एग्जाम में जहां पर अगर आप देखोगे लीनियर अलजेब्रा है तो वहां पे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का है 0 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो A11 है, A22 है और AKK है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जरूरी नहीं कि उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वेयर A11 A22 एंड सो ऑन AKK आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ये सारे के सारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्सेस। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिया है, मैट्रिक्स क्या दिया, A इज इक्वल टू से 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये मैट्रिक्स देख रहे हो। अगर इस मैट्रिक्स में मैं क्या करूं, यहाँ पर देखो डायगोनल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला है और यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स मिल गया है। तो यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स है, एक 3x3 मैट्रिक्स। इसका नाम अगर मैं A11 कर दूं, इसका नाम मैं A22 कर दूं, तो इस डायगोनल में जो मैट्रिक्स है इसके अलावा सारे एंट्रीज तो जीरो ही है ना, इसके अलावा सारे एंट्रीज जीरो है। इसका मतलब इस टाइप के मैट्रिक्स को हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A11 A22 एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो। तो ये क्या कहलाता है, इस टाइप का मैट्रिक्स ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या मिनिमल पॉलिनोमियल आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। अगर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपली आप क्या करें, डायगोनल में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A11 इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A22 इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AKK। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, आपको A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सेकंड, अगर मैं बात करूं मिनिमल पॉलिनोमियल की, तो मिनिमल पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो इसका मिनिमल निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो और सबका एलसीएम ले लो। तो यहां पर आप मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ai सच दैट आई की वैल्यू कहां से 1 2 से लेकर कहां तक चलेगी, k तक जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल इस तरह ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा डायगोनलाइजेबल ही होगा, ये डिपेंड करेगा इनके मिनिमल पॉलिनोमियल का। अगर ए का मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिलेगा तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, लेट ए इज इक्वल टू क्या है
ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देन फाइंड, अब आपको यहाँ पर क्या करना, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फॉर ए एंड मिनिमल पॉलिनॉमियल फॉर ए। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का यूज करके फाइंड करना है। तो आप लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पर। चलो तो मैं ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एक ब्लॉक मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर एक 3x3 का मिला, एक यहाँ पर मिला। इसको हम नाम दे देते हैं, से अब आपका ए क्या हो गया है, P Q R एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर 0। डायगोनल में P Q R, जहां पर P आपका क्या है, ऐसे कह सकते हैं वेयर P इज इक्वल टू 0 1 -1 0 हो गया, और Q आपका क्या है, Q आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स दिया है जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, 2 हैं। अगर मैं R की बात करूं, से R आपने क्या ले लिया, एक 1x1 का मैट्रिक्स बनता है। तो अब इनका हम क्या करते हैं, सबका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर लेते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका होता है, कौन सा, चलो दिखाता हूं आपको। देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज x² माइनस ट्रेस ऑफ p इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ p। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x², ट्रेस तो 0 है, डिटर्मिनेंट 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x² + 1 हो गया, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x² + 1 हो गया। अब अगर आप Q की बात करेंगे, तो Q का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या है, Q आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। देखो, अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है जिसके सारे एंट्रीज C है, कांस्टेंट है, तो उस केस में आप क्या कहते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा x⁻n−1 x−n इंटू n, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C कांस्टेंट। और अगर मैं मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करूं, इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा वो क्या होगा, x−nc होता है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स के रिजल्ट है, ये काफी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x² x−6 हो जाएगा। अब R की अगर मैं बात करूं, तो R का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल 1x1 का मैट्रिक्स है, x−1 मिलेगा, ठीक है। अब लगे हाथ हम मिनिमल भी निकाल सकते हैं। यहां पर अगर आप इसके मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करोगे, इसके देखो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x + i x - i। तो हर एक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम ही होगी। इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, x² + 1। कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होता है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर x−6 हो जाएगा, और इसका एक ही फैक्टर है तो मिनिमल आपको यही मिलेगा। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ R आपको क्या मिलेगा, x−1 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो, जो ब्लॉक में मैट्रिसेस थे सबका हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकाल लिया है। तो अब आपके पास सबका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, प्रोडक्ट कर दो, मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ P का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल x² + 1, Q का x−6 x² - 6 है, और इसका लास्ट में क्या है, x−1 है, ठीक है, ये आपको मिल गया। और अगर आपको इसका मिनिमल पॉलिनॉमियल निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जितने भी मिनिमल निकालें सबका एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1, कॉमा यहाँ पर क्या होगा, x−6, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, x−1। इनका एलसीएम ले लीजिए। तो कोई भी टर्म तो कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो इनका एलसीएम आपको क्या मिलेगा, x−1 x−6 और x² + 1। तो आप देख सकते हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल और मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए एग्जैक्टली समझते हैं क्या है कंसेप्ट।
अगर मेरे पास BZ फंक्शन है जो है F1 अपॉन F2 इस फॉर्म में, F1 F2 हमारे कुछ फंक्शंस है जो कि एनालिटिक है, सच दैट F1 अल्फा मतलब न्यूमरेटर के पास 0 आ रहा है और उसका ऑर्डर है m, ठीक है, अल्फा पे न्यूमरेटर के पास 0 है m ऑर्डर का, और F2 अल्फा भी 0 हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है अल्फा पे और उसका ऑर्डर है n। अगर ऐसा है सेम पॉइंट पे अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैनिश हो रहे हैं और ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा मतलब m बड़ा है n से, तो हमारे पास BZ के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगा अल्फा पे। अगर नीचे वाला का डिग्री मतलब n बड़ा है n से, के n बड़ा है m से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पोल, और वो भी n माइनस m ऑर्डर का। तो ये कब यूज करना है, जब सेम पॉइंट पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैनिश हो रहे हैं तभी ये यूज कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम में। तो सवाल देखिए, fz है e की पावर cos स्क्वायर z sin 2z प्लस 1 2z प्लस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर z e रेज टू z। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है सिंगुलैरिटीज क्या क्या है और उनका बिहेवियर क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास fz के पास आप देख सकते हो जीरोज, अगर मैं बात करूं तो साइन देखिए ऊपर साइन 2z प्लस 1, ये जीरो कब होगा, जब z की वैल्यू माइनस हाफ होगी, ठीक है। या आप बोल सकते हो 2z प्लस 1 अगर मेरे पास n पाई होगा, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो z का माइनस हाफ आएगा, ठीक है। तो माइनस हाफ पे तो 0 हो रहा है। ऑल्सो न्यूमरेटर पे हमने पता कर लिया कि माइनस हाफ पे वैनिश हो रहा है। अभी डिनोमिनेटर देखिए, ये हमारा f1 है इस केस में और ये हमारा f2 है। तो f1 तो माइनस हाफ पे वैनिश हो रहा है, f2 भी मतलब 2z प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी तो 0 हो रहा है। इसका ऑर्डर कितना है, ऊपर एक ही ऑर्डर, बिकॉज 0 पुट करेंगे तभी हमें माइनस हाफ मिलेगा, ठीक है। तो m तो 1 है। अभी इधर भी डिनोमिनेटर पे भी माइनस हाफ पे 0 हो रहा है f2, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है बिकॉज 2 बार वैनिश हो रहा है। तो कौन बड़ा इस केस में, n बड़ा है m से, तो क्या होगा, n बड़ा होगा m से तो हमें पोल मिलेगा, वो भी n माइनस m ऑर्डर का। सो वी कैन से fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर। अभी देखो इनका रोल नहीं आता है बिकॉज ये फंक्शन तो माइनस हाफ पे 0 नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ इन दोनों को देखा है, ठीक है। तो fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n माइनस m, दैट इज 2 माइनस 1 1। तो सिंपल ऑर्डर का पोल है। सो एट z इक्वल्स टू माइनस हाफ fz हैज अ पोल, सिंपल पोल, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। तो बाकी भी सिंगुलैरिटीज है, e रेज टू z तो कभी वैनिश होगा नहीं। तो साइन स्क्वायर z हमारे पास आप देख सकते हो, ये तो माइनस हाफ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सिंगुलैरिटीज आ जाएंगे n पाई, ठीक है, और वो भी 2 ऑर्डर के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के सिंगुलैरिटीज आ रहे हैं। तो हमने देखा माइनस हाफ पे पोल आ रहा है सिंपल ऑर्डर का, n पाई पे 2 ऑर्डर का पोल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करना इस रिजल्ट को। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करना। ये एक्चुअली नेट में आया हुआ सवाल है। fz आपके पास दिया गया है और इस रीजन में डिफाइन है, तो आपको चेक करना है किस ऑर्डर का सिंगुलैरिटी होगा, रिमूवेबल होगा, पोल होगा, एसेंशियल होगा, ठीक है। तो ट्राई करना एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Hello and welcome everyone. So today let me discuss a result from field extension. Field extension का छोटा सा रिजल्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप किसी भी फील्ड एक्सटेंशन का डिग्री आसानी से निकाल सकते हो, जो कि देखने में बहुत मुश्किल से लगता है पर आसानी से उसको आप निकाल सकते हो। देखिए रिजल्ट क्या है एंड देन एक एग्जाम्पल हम लोग उस पर करते हैं, फिर एक आप अपने आप ट्राई करिएगा। द रिजल्ट इज इफ f contained in k and k is contained in L are field extensions, then बेसिकली क्या, f इज अ सबफील्ड ऑफ k, k इज सबफील्ड ऑफ l, राइट। तो ये फील्ड एक्सटेंशन हो गए। यू कैन से दैट k इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, l इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ k एंड l इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f आल्सो, क्योंकि f सबफील्ड l का भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया है फील्ड एक्सटेंशन, देन द डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ऐसे आप लिख सकते हो, l सबसे बड़ा फील्ड है, फिर उससे छोटा फील्ड है k एंड उससे छोटा फील्ड अगर है f, तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन L ओवर F जो होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है किसका, L ओवर F इज द प्रोडक्ट ऑफ L ओवर K इंटू
के ओवर एफ, इनका प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसका यूज करके आप कैसे डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन निकाल सकते हो, देखो फॉर एग्जाम्पल लेट मी से वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन दिस q 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3 ओवर q 3 to the power 1/3, ठीक है, q 3 to the power 1/3 इसका सब फील्ड है, तो ये फील्ड एक्सटेंशन बन गया। अब इसका डिग्री कैसे निकालेंगे, तो इसका डिग्री निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, q 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/3 को सबसे ऊपर रख लिया, इसका सब फील्ड हो गया q 3 to the power 1/3, राइट, एंड इसका सब, इन दोनों का ही सब फील्ड है q इसका सब फील्ड हो गया। नाउ हमें डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या निकालना है, ये वाला डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन निकालना है, q 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/3 ओवर q 3 to the power 1/3, ये निकालना है। ये डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या होगा, फिर उसके बाद ये वाला डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन भी हम पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये दोनों पता हो जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन यूज। नाउ लेट मी राइट हियर, so if you see the degree of field extension q 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3 over q, this is equals to 3 to the 6 क्यों आएगा, let me explain this also। अगर आपको कभी भी ऐसे दिया है q p1 to the power let me say 1/n1, p2 to the power 1/n2 up to let me say pk to the power 1/nk, ये फील्ड एक्सटेंशन दिया है किसका, q का, देन इसका डिग्री कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू सिंपली n1 into n2 up to nk, प्रोवाइडेड होना क्या चाहिए, ये भी एक काइंड ऑफ रिजल्ट ही हो गया आपका, प्रोवाइडेड pi is not equals to pj for all i not equals to j। अगर ये डिफरेंट प्राइम्स हैं, उनकी पावर 1/n1 1/n2, तो इसका डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है इन पावर्स का, 1/n1 into n2 into nk, ये डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, इसको भी किसी दूसरे टॉपिक में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये डिग्री क्यों हो जाता है। फिलहाल के लिए मान लो कि डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/n1 कितना है, 2 है, यहाँ पे n2 कितना है, 3 है। 2 and 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इनकी पावर्स 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करके डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन कितना हो गया, 6 हो गया। इन द सेम वे इसका डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ये हमें पता है, q 3 to the power 1/3 ओवर q, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो इसको आप इससे भी कर सकते हो, इसमें एक ही प्राइम है, वैसे भी सोच सकते हो, या फिर इसका बेसिस भी आप देख सकते हो। इसका बेसिस हो जाएगा q 3 to the power 1/3 ओवर q का 1, 3 to the power 1/3, 3 to the power 2/3, ये बेसिस हो जाएगा। बेसिस में 3 एलिमेंट है, तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन 3 हो गया, राइट। अब इस रिजल्ट का यूज कर लो आप, जब इसका आप यूज करोगे तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन q 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/3 ओवर q to the power 3/3 क्या हो जाएगा, पूरा ये डिग्री अपॉन दिस डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, राइट। तो यहां से हम इसका रिजल्ट का यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन q 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/3 ओवर q, सेकेंड, ओवर q, दिस इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन q 2 to the power 1/3, मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन q 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3 ओवर q and divided by degree of field extension q 3 to the power 1/3, 3 to the power 1/3 ओवर q, ये डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, ये दोनों हमें पता है। ये हमें पता है कितना है, 6 अपॉन ये कितना है 3, 6/3, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन जो आपसे ये पूछा गया था, ये कितना हो जाएगा, 2 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज, बहुत यूजफुल है ये वाला रिजल्ट डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन इस तरीके का निकालने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट हमें नहीं पता था कि इसका डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन कितना होगा, पर इसका डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन में निकाला, ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ओवर क्यू, और इनकी हेल्प से हम ये वाला डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन हमने निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके आप बता भी सकते हो, ठीक है। तो मैं वहां पे भी आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सेम वैसा ही है, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, ये q 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3, 5 to the power 1/5 ओवर q to the power 3/3 इज, इसका डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन कितना आएगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको करना है, ठीक है। सो ट्राई दिस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय। दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आता है हमारे CSI नेट एग्जाम में।
आज का टॉपिक है हमारा यूनिकनेस ऑफ कोशी प्रॉब्लम। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और एक इनिशियल डेटा कर्व हमारे पास दी जाती है, और ऑप्शंस में हमारे पास होता है कि दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड सो ऑन, इस प्रकार के ऑप्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही रिजल्ट देखने वाले हैं कि कौन से रिजल्ट की हेल्प से हम लोग गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है ये बोल सकते हैं, इसके बारे में है। सो रिजल्ट क्या है वो देखिए ज़रा। सो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल P of xyz into small p plus capital Q of xyz into small q equal to R of xyz. This is the first order quasi-linear partial differential equation given, और उसके साथ साथ एक इनिशियल डेटा कर्व भी हमारे पास दी जाती है, गामा which is x naught of t, y naught of t and z naught of t. So this is the initial data curve, और हमें पूछते हैं कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कितने सॉल्यूशन है बताइए। तो ये रिजल्ट कहता है कि अगर आपके पास ये रेशियो P of x naught y naught z naught upon dx naught by dt and Q of x naught y naught z naught by dy naught by dt, if these two fractions are not equal, या फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो आप बोल सकते हैं कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि आपको P ऑफ डिटरमिनेंट किसका निकालना है, P ऑफ x नॉट ऑफ t, y नॉट ऑफ z नॉट ऑफ t, यानी कि P ऑफ xyz जो xyz का फंक्शन है P, उसमें x की जगह x नॉट रखो, y की जगह y नॉट रखो, z की जगह z नॉट ऑफ t रखो। सिमिलरली q में, और सेकेंड रो इज डेरिवेटिव ऑफ x नॉट विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y नॉट विद रिस्पेक्ट टू t। If this determinant is not equal to 0, you can say that the given initial value problem has unique solution. अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उस केस में हम लोग चेक करते हैं कि सच में कितने सॉल्यूशंस है गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास। तो उस केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर डेफिनेटली यू कैन से दैट गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सो एग्जाम्पल जैसे कि पूछा है कि कंसिडर द कोशी प्रॉब्लम, इसको कोशी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कि ux माइनस ui इक्वल टू 2 and check whether this equation has unique solution passing through 2s, s or 2s. So this is the initial data curve gamma is given, and this is the partial differential equation given. So इस partial differential equation के पास इस इनिशियल डेटा कर्व से अगर पास हो रहा है तो इसके पास कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं बताइए। तो आइए जरा वो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड हम लोग लगा कर देखते हैं कि सच में कितने सॉल्यूशंस हैं। तो अगर हम लोग कैपिटल P ऑफ x y और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल u दिया है, ये फंक्शन देखे यानी कि ux का कोएफिशिएंट वो 1 है। सिमिलरली Q ऑफ x y u अगर निकाल कर देखे तो वो है -1, और जो गामा कर्व है वो हमारे पास है 2s, s और 2s, राइट। सो दिस इज द गामा कर्व वी हैव। अब हम लोग वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर जरा देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। डिटरमिनेंट P ऑफ x नॉट ऑफ s, y नॉट ऑफ s, z नॉट ऑफ s, लेकिन P फंक्शन 1 है। देन Q ऑफ x नॉट ऑफ s, y नॉट ऑफ s, u नॉट ऑफ s, दैट इज -1 का -1 ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, सो दिस इज माय x नॉट, दिस इज y नॉट एंड दिस इज u नॉट। x नॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s इज 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ y नॉट विद रिस्पेक्ट टू s इज 1। अगर हम लोग निकालें इसका डिटरमिनेंट तो 1 + 2 which is equal to 3 which is not equal to 0. So what we can say that this initial value problem, this Cauchy problem has a unique solution, as a unique solution in some neighborhood of the initial data curve. ठीक है, so this is what the result is. अब एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, आप ये रिजल्ट जरूर ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपको हो सकता है हेल्प हो जाए। एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, तो आप चेक करना इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है।
अगर आपकी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट वाली फेल हो गई तो फिर उस केस में आप चेक करना, आप सॉल्व करना, आप जानते होंगे कि लाग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, उसके 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर उसमें इनिशियल डेटा कर्व सब्स्टिट्यूट करना है और वहां से सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर कंडीशन आपकी फेल हो गई तो चेक करना कि कितने सॉल्यूशंस है, या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही रिजल्ट था आज के इस सेशन में, इस वीडियो में। सो आपको पसंद आ गया होगा। सो थैंक यू और हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक मेट्रिक स्पेस टोपोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट टोपोलॉजी में भी वैसे ही यूज होता है, मेट्रिक स्पेस में भी वैसे ही यूज होता है। ठीक है, तो वो रिजल्ट हमारा मेट्रिक स्पेस टोपोलॉजी का है। ठीक है, सबसे पहली बात, मेट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी, दोनों में ये रिजल्ट सेम फैशन में यूज होता है। ठीक है, क्या कहता, अगर मैं सिर्फ लिख दूं इसको तो ये क्या कहता, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस अंडर अ कंटिन्यूअस मैप, अंडर अ कंटिन्यूअस मैप इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, यानी किसी भी कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज अंडर अ कंटिन्यूअस मैप क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका XD अगर कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, अगर मेट्रिक स्पेस है या फिर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तब भी चलेगा या मेट्रिक स्पेस है तब भी चलेगा। ये हमारा किसी मेट्रिक स्पेस में, ठीक है, या फिर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, मेट्रिक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा BNE कंटिन्यूअस मैप, BNE कंटिन्यूअस मैप, यहीं पे हम लिख देते हैं। और F हमारा x टाउ 1 टू x टाउ 2 BNE कंटिन्यूअस मैप, एंड XD is compact, XD1 D2, XD1 is compact, ये हमारा कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है। देन f ऑफ x जो कि हमारा इमेज होगा किसका, YD2 का, इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, इज कॉम्पैक्ट मतलब क्या हुआ, या मतलब क्या हुआ, हम लोग मेट्रिक में ही बात करते हैं, उसके बाद टोपोलॉजी के लिए हम लोग बात कर लेंगे। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस स्पेस है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है f x से y में, XD1 से y में, या x टोपोलॉजिकल स्पेस से y टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो जो इमेज होता है x का वो क्या होगा, y का सब स्पेस होगा। तो ये क्या होगा, ये इमेज हमारा कॉम्पैक्ट होगा। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि fx हमारा y के ही इक्वल हो। जैसे अगर मैं फंक्शन ले लूं FR टू R, ठीक है, और fx sin x ले लूं, तो यहाँ पे जो इमेज आएगा हमारा r का वो किसके इक्वल आएगा, -1 से 1 के इक्वल होगा, जो कि r का सब स्पेस होगा। r के तो इक्वल नहीं होगा ना, तो इसीलिए बात कर रहा कि हमारा इमेज क्या होगा, fx हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और ये कैसा रिजल्ट है जिसके आसपास हमेशा क्वेश्चन CSIR नेट के एग्जाम में आपके बनते हैं। अब यहाँ पे मैं मेट्रिक स्पेस की बात कर रहा था। अगर ये हमारा सपोज दिया हुआ रहता, f हमारा x टाउ 1 अगर हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होता, y टाउ 2 हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता, भी एनी कंटिन्यूअस मैप, ये कोई कंटिन्यूअस मैप है, एंड x टाउ 1 अगर हमारा कॉम्पैक्ट होता, इज कॉम्पैक्ट, देन जो आपका इमेज होता वो क्या होता, कॉम्पैक्ट होता। तो ये दोनों रिजल्ट मेट्रिक स्पेस या टोपोलॉजी में दोनों एक तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा फंक्शन f है वो r से, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, f है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी कंटिन्यूअस surjective map exist from
क्लोज्ड 0 1 टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर बोथ हैज अ सब स्पेस ऑफ आर, बोथ हैज सब स्पेस ऑफ आर, यानी 0 1 से कितने कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है, कितने कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते। सो अब देखो यहाँ पे हम उस रिजल्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। आप देखो, आपको दिखाना है कि हमारा क्या हो, सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस हो, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट ये है कि ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो इसका जो भी हमारा इमेज बनेगा f ऑफ 0 1 वो हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। f ऑफ 0 1 इमेज हमेशा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब सर्जेक्टिव होने के लिए इमेज हमारा कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब ये है हमारा नॉट कॉम्पैक्ट, ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं है एज ए सब स्पेस ऑफ आर, तो कभी भी f ऑफ 0 1 क्यू के इक्वल हो सकता नहीं हो सकता, इसका मतलब कभी भी कोई सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आंसर क्या होगा इसका, 0 होगा, ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, हाउ मेनी continuous surjective map exist from R with cofinite topology to R with co-countable topology, इन दोनों के बीच में कितने कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको फाइंड करके आना और आंसर्स को कमेंट में लिखना, ठीक है। ओके, ऑप्शंस में दे देता हूं। ऑप्शन ए है हमारा 0, ऑप्शन बी है फाइनाइट बट नॉन जीरो, ऑप्शन सी है काउंटेबली इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप इसके आंसर्स कमेंट में करना। तक के लिए थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू द आईएफएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज सेट। तो आज के ऑफ टॉपिक के डिस्कशन में हम देखेंगे क्लोज सेट क्या होता है, मार्कोव चेन में कैसे क्लोज सेट डिफाइन किया जाता है, मैट्रिक्स में से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है क्लोज सेट की, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, लेट सी बी द सबसेट ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, द एनी स्टेट इन सी इज नॉट कम्युनिकेट विथ सी डैश, दैट इज आई इज बिलोंग टू सी, j belong to c dash, that is I is not communicate with j or pij raised to n, that is n step equals to 0 for all n's, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लोज सेट्स में हमारे हाउ टू प्रेजेंट द क्लोज सेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हेयर द वन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, तो आई विल राइट हेयर वन मैट्रिक्स दैट इज 1/2 1/2 0 0 1/2, sorry, here we can write here 1, okay, so it will be clear to us 0 0 then after 1, okay। Suppose this is our stochastic matrix and we are finding the closed set of the matrix। तो ये क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा। अगर स्टेट 1 2 और 3 कंसिडर करते हैं, 1 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, 1 इज मूविंग टू द 2 एंड 3, ओके। तो 1 का पाथ कहाँ से, 1 से 1 तक जाने के लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी लगती है। 1 से 2 में जाने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको, 1/2। देन आफ्टर 2 इज इटसेल्फ, ओके। तो 2 क्या कर रहा है, इटसेल्फ कम्युनिकेट कर रहा है, और 3 क्या है, 3 इज ऑल्सो इटसेल्फ कम्युनिकेट, ओके। तो यहाँ पे कम्युनिकेट देखना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट
कहाँ पे हो रहे। बेसिकली अब यहाँ पे जो एलिमेंट है 2 and 2, जो डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं वहां पर अगर 1 होता है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्बिंग स्टेट होता है, और एब्जॉर्बिंग स्टेट कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 इज नॉट कम्युनिकेट विथ एनी अदर्स, 2 is not communicate with any other 1 or 3. Similarly, 3 is also not communicate with 1 and 2. Okay, but here 1 is moving to the second state. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दो ही क्लोज सेट है। क्लोज सेट की मीनिंग क्या बताया था आपके यहाँ पे, I is belong to J, ठीक है, सॉरी I is belong to C, that means it is your closed set। और क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपका एक स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होता है, दैट इज अ स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, ऐसे ही उसका कोई सबसेट बनना चाहिए, वो भी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। अगर रो की समेशन कितनी है, 1, here is 1 and here is 1। okay, if we are taking the subset of that matrix should be मतलब वो मैट्रिक्स भी हमारे क्या करने चाहिए, उतने ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये एक छोटा मैट्रिक्स है और एक छोटा मैट्रिक्स है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही कि क्या हो रहा है कि इसके भी रो की समेशन 1 है, इसके भी 1, बिकॉज दे आर सिंगलटन इवेंट। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब यहाँ से 2 इज नॉट कम्युनिकेट विथ 3 and 1, I is not belong to J, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है I is not belongs to J, ओके, लाइक दैट। तो इसे क्या कहते हैं हम, क्लोज सेट। तो क्लोज सेट का एक एग्जांपल भी लेंगे हम, ठीक है, लेट्स। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन भी है आपके सामने, जो बेसिकली क्लोज सेट रिलेटेड है। तो ये क्या है, कंसिडर अ मार्को चेन विथ स्टेट स्पेस S is your state space, that is 1 2 3 4, okay, with the transition probability matrix P is given by yours 2 by 3 0, 1 by 3 0, 1 0 0 0, 1 by 2 0, 1 by 2 0, 1 by 4 1 by 4 1 by 4 and 1 by 4. Now here we have to define that what is the question, then state 4 and 2 is communicating, then 1 and 3 is communicating, state 3 and 4 is communicating and state 2 and 3 is communicating। तो हमें कम्युनिकेटिंग स्टेट देखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्लोज सेट भी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो क्लोज सेट्स कौन से हो गए, हम पहले क्लोज सेट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में कम्युनिकेटिंग स्टेट्स बता पाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायग्राम ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टेट्स डिफाइन करता हूँ। ओके, ये कितने 4 स्टेट्स है आपके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 and 4। तो देखो 1 itself कम्युनिकेट कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 by 3, 1 इज कम्युनिकेट विद 3, मतलब 1 इज कनेक्ट विद द 3 with the probability 1 by 3, 2 is connected with 1 only। ठीक है, 2 कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ 1 पे ही जा रहा है। नेक्स्ट 3 is connect with 1 and 3, 1 and 3। okay, then 4, what is the 4, 4 is connected with each one। ओके, तो 4 क्या कर रहा है, हर एक से कनेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या है हमारी, I इज बिलोंग्स टू C एंड J इज नॉट बिलोंग्स टू C। मतलब हम जो देख रहे थे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था यहाँ पे I इज बिलोंग टू C, J इज बिलोंग टू C कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या, I का एलिमेंट कोई भी J के कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 और 3 के बारे में हम देखते हैं। 1 से कहाँ पे जा रहे हैं, 3 में जाता है। ठीक है, पाथ 1 इज गोइंग टू द 3 एंड 3 इज ऑल्सो कम बैक टू द 1। ठीक है, 3 इज ऑल्सो कम बैक टू द 1, बट इन द केस ऑफ 1 इज नॉट मूविंग टू द 2।
ठीक है, 1 is not moving to the 2. Similarly 1 is not moving to the 4. Got it? Not moving to the 4. तो 1 2 से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड 2 is connected with 1, ओके, बट 1 is not connected with that. तो इसका मतलब क्या होगा, 1 and 2 is not communicating and 1 and 4 also is not communicating. Similarly अगर हम 2 और 4 के बारे में देखेंगे, जहां पर दोनों तरफ से एरो कंप्लीट होते, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 से एंट्री 3 में जा रही है और 3 से 1 में भी आ रही है, तो यहाँ पे क्लोज सेट क्या बनेगा आपका, तो क्लोज सेट बनेगा इस मैट्रिक्स को अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे बनेगा आपका 2/3, 1/3, उसके बाद में 1/2, 1/2, 1 3 1 3. तो ये क्या है, आपका क्लोज सेट है, क्लोज, ठीक है. तो अब ये क्लोज सेट का क्या होता है, क्लोज सेट के हर एक एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 and 3 is communicating, 1 and 3 is communicating. Okay, I hope you will understand that. Now let's, तो क्वेश्चन ऑफ द डे में का आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं इसे आशा करता हूं. नेक्स्ट इज योर्स होमवर्क. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट. तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ मार्को चेन विद द 5 स्टेट. यहाँ पे आप कितने स्टेट से, 5 स्टेट्स को यहाँ पे कभी कभी 0 लिखा होता है, तो वहाँ पे वैसे ही स्टेट की एंट्री लिखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है. एंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू. तो ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, JRF में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो थैंक यू फॉर द डे.